राम राम साहब। चलो, कल के ही सेशन के बाद में अभी हम कंटिन्यू करेंगे। राइबोसोम के बारे में लास्ट हमने पढ़ा था। हम बात कर रहे थे किसकी? लास्ट राइबोसोम की, है ना। राइबोसोम में हमने देखा था कि राइबोसोम को क्या कहा जाता है भैया, है ना, प्रोटीन की फैक्ट्री है। इसे क्या कहा गया था? प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री, इसकी खोज जॉर्ज पेलेट ने की थी, इसलिए इन्हें, है ना, पेलेट कण के नाम से भी जाना जाता है इनको, है ना, इन्हें पेलेट कण के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम का कल मैंने बताया था कि भैया ये क्या करते हैं, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है या प्रोटीन के संश्लेषण का काम करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये बात हमने करी थी और उसमें हमने ये सब देखा था कि भैया इसकी सहायता कौन करता है? आरएनए करता है। कौन करता है भैया? इनकी राइबोसोम की हेल्प कौन करता है? आरएनए, है ना। राइबोज न्यूक्लिक एसिड जो है प्रोटीन के निर्माण में मदद करता है, ठीक है। साथ ही हमने देखा था कि कहाँ पाए जाते हैं ये बात, अगर बात करूं अगर मैं, तो हमने इसके पहले जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ी थी। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? एंडो, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, है ना, खुरदुरी अंतः प्राद्रव्य जालिका के ऊपर पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है 20 अमीनो एसिड से मिलकर। क्या बनता है भैया? 20 अमीनो अम्ल से एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। कितने प्रोटीन के अणु का? एक प्रोटीन के अणु का निर्माण होता है। और उसमें हेल्प कौन करता है? आरएनए। आरएनए के बारे में बात करी थी। एमआरएनए होता है भैया, टीआरएनए होता है और आरआरएनए होता है। ये इतनी बातें हमने समझ ली थी भैया कि किस प्रकार से भैया जो प्रोटीन को के निर्माण करने का कार्य करता है राइबोसोम। अब राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम आकार या घनत्व, प्रोटीन के घनत्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम की अगर हम बात करें तो राइबोसोम कितने प्रकार के भैया? 3 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के राइबोसोम भैया? एक होते हैं 60S, 70S और 80S राइबोसोम, है ना। यहाँ S जो है कि नियतांक होता है जो प्रोटीन के घनत्व को बताता है। जो किसकी डेंसिटी बताता है भैया? प्रोटीन की डेंसिटी। S जो है यहाँ पे प्रोटीन के घनत्व को बताता है। अब सीधी सी बात है कि 60S में कम प्रोटीन होगा, 60S में क्या होगा? कम प्रोटीन का घनत्व प्रदर्शित करता है। ये एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वैल्यू। आगे बात समझ में आपको? ये किसको प्रदर्शित करता है? प्रोटीन के घनत्व को प्रदर्शित करता है। अब सीधी सी बात है कि 60S राइबोसोम, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम में सबसे बड़ा राइबोसोम कौन सा होगा? 80S राइबोसोम होगा। सबसे छोटा राइबोसोम कौन सा होगा? 60S राइबोसोम होगा। ये 3 प्रकार होते हैं। वहीं बात करें कि किस कोशिका में, किस प्रकार की कोशिकाओं में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो यूकेरियोट कोशिकाओं में 70S 60S राइबोसोम पाया जाता है। सॉरी, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में 60S 70S राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोट कोशिकाओं में, ये कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? यूकैरियोट में तीनों पाए जाते हैं, है ना। यूकैरियोट में ये भी पाया जाता है, ये भी और ये भी। लेकिन ये दोनों कहाँ में पाया जाता है? प्रोकैरियोट सेल के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है भैया? प्रोकैरियोट कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? राइबोसोम के अंदर हमने ये सब चीजें समझ ली थी। राइबोसोम के बारे में किसी को कोई दिक्कत है? राइबोसोम से किसी भी प्रकार की कोई समस्या है भैया? नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। इतना याद रखना, 3 प्रकार के होते हैं, 60S 70S 80S। कौन सा किसके अंदर पाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोकैरियोट यूकैरियोट से, ठीक है। जो हम 2-3 बार समझ चुके हैं, आपको समझ में याद भी हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले कोशिकांग की। अगला कोशिकांग है हमारा भैया लाइसोसोम। क्या है अगला कोशिकांग? लाइसोसोम। लाइसोसोम भैया, लाइसोसोम की अगर बात करें तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका के, किसकी? कोशिका की, कोशिका की आत्महत्या की थैली।
ऐसा क्यों भैया? ऐसा इसलिए कहा जाता, ऐसा इसलिए होता है भैया कि हमारी कोशिका के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिकांग होते हैं, वो कोशिकांग की अगर मैं बात करूं तो उनमें से कोई ठीक से कार्य ना करे या मृत हो जाए तो उनके पाचन का कार्य करता है लाइसोसोम। उन्हें पचाने का काम करता है। पचाने का मतलब उन्हें नष्ट करने का काम करता है। भैया सीधी सी बात है कि कोई परिवार है, उस परिवार में कोई भैया शांत हो गया भैया, तो उसको क्या घर में रखेंगे क्या संभाल के? नहीं रखेंगे, रख ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं रख सकते भैया। दूसरे लोगों को समस्या हो जाएगी, बॉडी डिकम्पोज होगी, बदबू आएगी, बीमारी फैलेगी, बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या हम रख सकते हैं कि लाश को घर में? नहीं रख सकते भैया। ऐसे जैसा हमारा शरीर है वैसे हमारे शरीर में कोई सा ऑर्गन जो भैया नष्ट हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? मान लो कि कोई यह हाथ है खराब हो गया तो डॉक्टर इसको काट के क्या कर देगा? अलग कर देगा भैया हमारे शरीर से। करेगा कि नहीं करेगा? है ना? तो ऐसे ही लाइसोसोम जो है ये क्या करता है भैया? ये मृत कोशिकांगों के पाचन का काम करता है। किसका काम करता है? मृत कोशिकांग। डाइजेशन ऑफ डेड ऑर्गेनल्स, है ना, मृत कोशिकांग के पाचन का कार्य करता है ना। ये क्या करता है भैया? उनको पचाकर नष्ट कर देता है, या अपन सीधी सी बात करें कि भस्म कर देता है भैया अपनी भाषा में, है ना। मृत कोशिकांग के पाचन का काम कौन करता है भैया? लाइसोसोम करता है। अब देखो किस प्रकार से कार्य करता है। क्या इसकी मर्जी से भैया इसे आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? पहले तो एक चीज और समझो जरा कि कोशिका को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। मान लो भैया कि हमारा कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे ऑर्गेनल्स हैं भैया, अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अब किसी दिन माइटोकॉन्ड्रिया की तबीयत खराब हो गई, बेचारे की तबीयत खराब हो गई भैया, केंद्रक गया उसके पास में, भाई साहब ऊर्जा बनाओ यार, जरूरत है, व्यक्ति काम कर रहा है, ऊर्जा लगेगी, है कि नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की बीवी आई घर में से, आज उनके तो बुखार चढ़ी हुई तो काम नहीं करेगा, नहीं आएगा काम करने भैया, सीधी सी बात है। बुखार में कोई काम कर सकता है क्या? बुखार चढ़ी उनके तो कोई काम नहीं करेगा भैया। ठीक है, केंद्रक वापस आ गया भैया, ठेकेदार है, केंद्रक कौन है? ठेकेदार है। मजदूर के पास गया, उसने मना कर दिया बुखार चढ़ रही, तो वो फिर किसके पास जाएगा भैया? राइबोसोम के पास जाएगा, भाई साहब संभालो जरा, आज क्या है, उधर छुट्टी पे है भैया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, इंस्टेंट एनर्जी तो नहीं दे पाएगा, है ना। तो भैया क्या करेगा? राइबोसोम को बोलेगा भैया आप एनर्जी दे दो। ठीक है भैया, राइबोसोम ने बोल दिया हाँ एनर्जी दे। फिर अगले दिन फिर गया केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया के पास में कि क्या हुआ भैया? तो बोला आज भी उनकी तो तबीयत और खराब होगी, है नहीं, अब वो तो आ ही नहीं सकते, बापड़ो खाट पे पड़े। तो वो बोला उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हुई, और ज्यादा खराब हुई भैया। फिर राइबोसोम के पास में गया, फिर राइबोसोम ने बोला कि चलो ठीक है यार आज और मैं कर देता हूँ। अब ऐसे 4-5 दिन हो गए, एक दिन गए तो भैया मातम का माहौल कि निपटी गया, तो गया दूसरो चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, है नहीं भैया, हो गई टेंशन हुई। तो देखो पहले तो वो निपट गया, तो उसको पचाने का काम कौन करेगा भैया? लाइसोसोम करेगा। उसको पचाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। अब राइबोसोम के पास में फिर गया, राइबोसोम के, अरे यार रोज रोज को कहीं नाटक है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया बना लो, बोल दो सेंट्रोसोम को, नए ऑर्गेनल्स बनाने का काम। जो डेड ऑर्गेनल्स हो जाते हैं उनके निर्माण का कार्य हमारा करता है सेंट्रोसोम। कौन करता है भैया? सेंट्रोसोम, जिसे तारक काय के नाम से जाना जाता है ना, तारक काय। ये क्या करता है भैया? नए ऑर्गेनल्स का निर्माण करता है। जैसे पूरी कोशिका अगर डेड मतलब खराब हो गई तो फिर तो दूसरी कोशिकाएं मिलकर कोशिका बनाएगी, और वो भी सेंट्रोसोम की मदद से। कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण स्थान है भैया, सेंट्रोसोम के द्वारा ही कोशिका विभाजन होता है। जब सेंट्रोसोम पढ़ेंगे तो समझाऊंगा मैं आप लोगों को। तो भैया जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डेड माइटोकॉन्ड्रिया को नष्ट करने का काम तो लाइसोसोम कर देगा। कौन कर देगा? लाइसोसोम नष्ट कर देगा उसको, है ना। और सेंट्रोसोम नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। जब तक नया माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बने तब तक भैया सेल ऐसे ही बिना एनर्जी के रहेगी। तो राइबोसोम ने भी स्ट्राइक कर दी, कह रहे नहीं भाई मार से तमार से बने जाओ, कर लो जाओ, नहीं करूंगा भी काम, है नहीं। ऐसे एक एक करके सब अपने अपने सेंट्रोसोम, अरे बोले तुम्हारा बार बार तो मर गया है, बोले कब तक मरूंगा,
मान मतलब कहने का मतलब है कि भैया केंद्रक परेशान बेचारा, केंद्रक परेशान, केंद्रक जाए किसके पास में, लाइसोसोम के पास में। अरे यार ये सब परेशान कर रही है, सब बंद काम कर दो, बंद कर दो, सबके नष्ट कर दो, तो भस्म कर दे इनके सबके, हटा तो नहीं चाहिए अपना सा। तो भैया वो क्या कर देगा, एक एक को नष्ट करने जाएगा, वो उसको भी अरे यार एक एक को कब तक मारूं मैं, लो सत्यानाश, वो एक खुद ही फुटिया है पूरा। अब वो अपने आप को ही क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है, मतलब वो पूरी की पूरी कोशिका को ही क्या कर देता है, पूरी सेल को नष्ट कर देता है। क्या कर देता है लाइसोसोम उस समय पे, पूरी की पूरी कोशिका को नष्ट कर लेता है। अंत समय में अंत जाए कि नहीं अंत जाए, आदमी भी अंत जाए कि नहीं अंत जाए। तो भैया वो क्या कर लेगा, पूरी तरीके से अपने आप को ही नष्ट कर लेगा, मतलब खुद फूट जाता है। अब इसके अंदर कई प्रकार के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ना, कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं इसके अंदर, है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के नाम से जाना जाता है ना। ये एंजाइम्स क्या करते हैं भैया, पाचन का काम करते हैं। सीधी सी बात है, पाचन का काम कौन करेगा, हमारे पाचन तंत्र में भी एंजाइम्स करते हैं ना। तो ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो क्या करते हैं भैया, इनको पचाने का काम। अब पूरा फूट जाएगा तो जिस जिस के संपर्क में एंजाइम आएगा पूरा नष्ट हो जाएगा भैया, मतलब पूरी सेल नष्ट हो जाएगी। तो इसने भैया एक दो ऑर्गन्स के चक्कर में चिढ़ गया तो खुद को ही फोड़ लिया, खुद को फोड़ लिया तो क्या कर लिया, पूरी कोशिका नष्ट हो गई। मतलब कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है इसको। आई पिक्चर समझ में, इतनी आई कि नहीं आई, किसी को कोई दिक्कत है। अब देखो यहीं से लाइसोसोम की खोज याद हो जाएगी आपको कि लाइसोसोम भैया है ना, ले डूबता है सबको, है ना, ले डूबे तो डी डूबे, कौन, डी डूबे। इसकी खोज किसने की थी, डी डूबे ने की थी, याद रखना, डी डूबे, डूबे है ना, डी डूबे। अरे ले डूबे, सबको ले डूबता है कि ले डूबता है, तो ले डूबे तो डी डूबे। एक पापी पूरी नाव को, पापी नहीं है भैया, सही काम करता है ना, मृत ऑर्गेनल्स को क्या करता है भैया, पचाने का कार्य करता है। याद रखना क्वेश्चन, हम समझते हैं कि भैया डेड ऑर्गेनल्स को नष्ट करने का काम करता है, लेकिन वो क्रिया क्या होती है, वो पाचन की क्रिया होती है, याद रखना, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी में इनमें नहीं पाया, नहीं डब्ल्यूबीसी में तो पाया जाता है, आरबीसी में नहीं पाया जाता है, और उनमें प्लेटलेट्स में नहीं, प्लेटलेट्स में भी पाया जाता है, एक और चीज में नहीं पाया जाता है। जिस वो ये क्या होती है, आरबीसी में इनमें क्यों इसलिए नहीं पाया जाता, नहीं आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी में इनमें भी नहीं पाया जाता। उसका कारण बता देता हूं मैं, किसी में भी नहीं पाया जाता। उसका कारण ये है, जो हमारे ब्लड की जो सेल है ना, उसके अंदर इसलिए नहीं, ब्लड सेल्स के अंदर इसलिए नहीं, या ब्लड कार्पल्स के अंदर इसलिए नहीं पाया जाता कि भैया वो घूमती फिरती कोशिकाएं हैं, है ना, घूमती, पूरे ब्लड में उनका सर्कुलेशन होता है भैया, पूरे ब्लड में सर्कुलेशन होता है। तो डेड सेल जो है उस डेड सेल को नष्ट नहीं कर सकता हो। अगर एंजाइम फूटेगा, अगर कोशिका मृत होगी भैया, तो फिर आसपास की कोशिकाओं को भी नष्ट करने लग जाएगा, है ना। तो इसलिए उनको, वो जब मृत हो जाती है तो उनको संभालने का काम करती है प्लीहा, तिल्ली, है ना, प्लीहा, या इसी को तिल्ली कहा जाता है ना, इसी को स्प्लीन कहा जाता है। ये स्प्लीन को आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भैया, इसे आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कब्रगाह, प्लीहा, स्प्लीन, तिल्ली, क्योंकि ब्लड जो है हमारी किडनी के पास से होकर गुजरता है, वही अटैच होती है प्लीहा, तिल्ली, और तिल्ली से भी पूरा पूरा ब्लड निकलता है। तो जो डेड डब्ल्यूबीसी आरबीसी होती है उनको क्या कर लेता है भैया, वो खड़ा रहता है कि यह जीवित है कि मृत है, मृत है तो भैया पकड़ के ना एक तरफ, चल भाई तू इधर आ जा, तो तेरा काम हो गया, है ना। जीवित रहती है उनको छोड़ देता है, जाओ भैया, सांस चल रही है तो जाने दो, अभी जिंदा है ये, है ना। जो मृत होती है उनको निपटाने का काम कौन करती है, प्लीहा, तिल्ली। इसीलिए प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन को आरबीसी डब्ल्यूबीसी की कब्रगाह के नाम से जाना जाता है ना, या आरबीसी का कब्रिस्तान भी इसी को कहा जाता है। एक और यही चीज, अगर प्लीहा की बात है तो एक चीज और बता दूं, इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो होता है, एक, अब मान लो कि कोई भैया ज्यादा पोषण आयरन ज्यादा लेता है भैया, पोषक तत्व तो ज्यादा लेता है, तो ब्लड का निर्माण, डब्ल्यूबीसी आरबीसी का निर्माण भी ज्यादा होगा। अब सर्कुलेशन के हिसाब से जो हमारा जगह है उतना ही ब्लड जाएगा, कोई एक्स्ट्रा ब्लड फूलने थोड़ी, नसें फूलने थोड़ी लग जाएगी ज्यादा ब्लड जाए, तो एक्स्ट्रा स्टोर होता है, आधा 1 लीटर ब्लड जो होता है प्लीहा, तिल्ली के अंदर स्टोर रहता है, जो इमरजेंसी में काम करता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि भैया एक्सीडेंट के समय पे हमारे शरीर का कौन सा अंग रक्त की पूर्ति करता
है ना। तो वो कौन करता है भैया, प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन। ये भैया इसे हमारे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। अरे भैया अपने खून की जरूरत रहे तो अपन कहाँ जाए, बाहर से ब्लड बैंक में जाए कि नहीं जाए। तो भैया हमारा शरीर उस समय में मान लो कि एक्सीडेंट हो गया, भगवान ने सोच समझ के बनाया है हमको, भगवान ने एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया भैया। उनका साइंस बहुत खतरनाक है, उन्होंने सोच समझ के बनाया कि भैया मान लो कि हवाबाजी करने में कोई है जई रही है, तो ओके दिखाने के चक्कर में भों भां करके गाड़ी चलाएगा, है ना, धरेगी आगे जाके, है नहीं। अब आगे जाके धरेगी भैया तो माथो फूटी गयो, हाथ टूटी गयो, कहाँ गए फ्रैक्चर एक्चर गयो, खून निकली रहे। तो भैया उना समय पे भगवान देखो उनकी भी सोची उन्हें कि भैया ये ऐसा एक्सीडेंट हो जाएगा तो एक लिए एक्स्ट्रा ब्लड होना चाहिए शरीर के अंदर। क्या होना चाहिए, एक्स्ट्रा ब्लड होना चाहिए। तो वो एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ होता है भैया, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन के अंदर होता है। आई पिक्चर समझ में आप लोगों को, अरे आया कि नहीं आया, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की। हाँ ये एक प्रकार का ऑर्गन है, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, जो किडनी के पास में पाया जाता है। कहाँ होता है ये, किडनी के पास में, पीछे की साइड में होता है इधर, है ना। एक होती है, एक प्लीहा एक होती है। चलो इतनी पिक्चर समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की, बढ़े आगे। चलो समझ में, लाइसोसोम। हाँ एक चीज और कि समझो जरा कि जैसे वायरस वगैरह हमारे शरीर में अटैक करते हैं, तो वायरस से भैया हमारी कोशिकाएं मृत क्यों हो जाती है, वो इन्फेक्शन कैसे फैलाता है। तो यहाँ भी बात पिक्चर है, वो घर का बेदी लंका डावे वाला सिस्टम हो जाता है। यहाँ क्या होता है कि मान लो कोई वायरस हमारे शरीर में, जैसे कोरोना वायरस की बात करें अपन, कोरोना वायरस जैसे भैया हमारे शरीर में गया, हमारे लंग्स फेफड़ों में गया वो, अब वो जाता है किसके पास में, ये कोशिका है। मान लो ये कोशिका है भैया, कोशिका का केंद्र क्या है, ये न्यूक्लियस हो गया भैया, और यहाँ बैठे हैं सेंट्रोसोम भाई साहब, ये क्या है, सेंट्रोसोम भाई साहब। अब वो कोरोना को ये पता है, ये जानकारी है कि भैया मेरा काम कौन कर सकता है, मेरा काम ये कर सकता है, ये मेरे ही जैसा ऑर्गन बना सकता है। ये क्या कर सकता है, मेरे जैसे ऑर्गन बना सकता है। वो आता है कोरोना, कोरोना आया, है ना, कोविड-19 आया, वो भी एक प्रकार की सेल मान सकते हैं। क्या कब मानेंगे उसको सेल, हम उसको जीवित कब मानेंगे, जब किसी जीवित ऑर्गेनिज्म के साथ में मिलकर वो उसके एंजाइम से क्या करेगा भैया, एंजाइम का अवशोषण करने लग जाएगा। समझना जरा, जो हमारा मतलब हमारा क्या, वो किसी का भी नहीं होता, वो तो कोरोना जो है या कोई सा भी वायरस जो है वो कब एक्टिव होता है, कब जीवित कह सकते हैं हम उसको जब किसी जीवित सेल के ऊपर जाएगा, जीवित ऑर्गेनिज्म की किसी जीवित कोशिका के ऊपर जाएगा वो, या किसी जीवित चीज के ऊपर जाएगा, तब वो क्या करता है, एंजाइम लेकर और क्या करना होता है, अपनी रिप्रोडक्शन करता है अपना, है ना। तो वो किसके पास जाएगा भैया, ये गया भैया यहाँ गया सेंट्रोसोम। अब ये एक केंद्रक की तरह कार्य करता है, एक न्यूक्लियस की तरह। भाई साहब भोले भाले हैं, भाई साहब क्या है, भोले भाले। ये इसको बोलता है कि मेरे जैसा बना दे यार, वो ये समझता है कि इसी कोशिका का केंद्रक है, और ये क्या करता है, इसको चेपने लग जाता है, दूसरा कोरोना बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया। इसको पता चले जब तक ये कहते हैं कितने ही कोरोना के वायरस बना देता है भैया, ये फिर दूसरे के पास चले, ये फिर दूसरे के पास चेन चलती जाएगी। क्या चलती जाएगी, चेन चल जाए। इधर भाई साहब को पता चले गया, ओ भाई आक्रमण हो गया अपने ऊपर, तो क्या हो गया, अपने ऊपर आक्रमण हो गया। अब ऐसा होता नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन का तरीका यही है, सिस्टम यही है इन्फेक्शन होने का। ये भैया जाता है, इसके बाद ओ गधड़ा कहीं करे हो, केंद्र घूमे धारो, ये नहीं है, क्या करता हूँ भैया, तो बोले बाहर नहीं मालूम चल गया। फिर ये किसका सहारा लेता है भैया, लाइसोसोम का सहारा लेता है कि भाई साहब यहाँ समस्या आ गई, आतंकवादी घुस गए, अब आप ही सहारा हो, है ना। अंतिम समय में भगवान राम का सहारा कौन बने थे, हनुमान जी भैया, कहीं भी साथ नहीं जोड़ा उनने। तो आखिर में जाके कहाँ कौन जाता है, ये लाइसोसोम के पास में। तो ये बोलता है कि नष्ट करो भैया इनको। अब ये इनको तो नष्ट करता है, इनको नष्ट करने के चक्कर में जो सही कोशिकाएं होती है, जो अच्छी कोशिकाएं होती है, हमारे लंग्स की जो सेल होती है, उनको भी क्या करता जाता है, ये नष्ट करता जाता है। इसको फिर अंधाधुंध चलता है, भल्लाल देव के स्कूटर की तरह, है ना, जो सामने आया उसको काट दिया इसने, तो फिर मैटर ये हो जाता है, खसक जाता है, जल्दी काम करने में सूझ नहीं पड़ती भैया। तो ये फिर क्या करता है, सबको दे दनादन, एक तरफ से दे दनादन करता जाता है। अब भैया उसमें जीवित कोशिकाएं जो होती है, मतलब जो सही सेल होती है हमारी, बिना इन्फेक्शन वाली सेल होती है, वो भी नष्ट हो जाती है। इसीलिए देखो कोरोना जब होता है तो कोई एक दिन में ही पूरा
लंग्स खराब नहीं हो जाते हैं, 15-20 दिन में धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ता जाता है, मतलब धीरे धीरे सेल ऑन क्या होती जाती है, मृत होती जाती है, डेड होती जाती है। अब कोशिकाएं डेड होती जाएगी तो सीधी सी भैया लंग्स काम नहीं करेगा, लंग्स काम करेगा क्या, और फिर भैया नर्क सिधार जाएगा, व्यक्ति कहां चले जाएगा, नर्क में चले जाएगा। इसमें एंटीबॉडी का तो मेन काम है, डब्ल्यूबीसी का काम है ना। देखो एंटीबॉडी का कब काम है, एंटीबॉडी का काम है कि जब पहले ही इस कोरोना का वैक्सीन हमारे अंदर हो, मतलब ये पहले से ही हमारे अंदर कोरोना हो। वैक्सीन देखो पहली बार कोई नई बीमारी आती है तो वो हमारा शरीर एडॉप्ट नहीं कर पाता, नहीं उससे सही होता शरीर। जैसे कोरोना नई बीमारी आई भैया, जब कोरोना बीमारी आई तो हमारे शरीर का क्या काम है भैया, अतिथि देवो भव है। शरीर क्या करता है, अतिथि देवो भव करता है। कोई नया आता है तो भैया उसको कहता है आओ साहब बैठो, पावना बैठो, चाय पियो, नाश्ता करो, रोटी वोटी बनाए, भले ही वो पहचान का नहीं हो। देखो गांव में जाके देखना आप अगर किसी बिना पहचान वाले के घर भी चले जाओगे तो वो यूं नहीं बोला साहब कौन तुम जाओ, तुम तो वो यूं ही बोला आओ साहब बैठो, चाय पानी करो। चाय पिलाने के बाद में पूछा साहब वो पहचाने नहीं आपके, आपको परिचय दो, मतलब असो हो कि नहीं हो भैया, होता है। आज भी गांवों में ये चीज होती है, बिना चाय पिलाए तो भैया वो पहचान का हो चाहे नहीं हो, उसको बिना चाय पिलाए तो जाने नहीं देते हैं। इसलिए मैं आऊं तो ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, चाय जरूर पिलाना मेरे को। तो बिना चाय पिलाए भैया किसी को जाने नहीं देते, अतिथि देवो भव। अब भैया क्या होता है कि जब वो वैक्सीन वो तो क्या करना है भैया, दुश्मन आया हो तो घर में घुसा कौन, दुश्मन। तो जब कोई वायरस, नया वायरस जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो क्या करता है, एंटीबॉडी जो हमारी होती है वो पहचानती नहीं है। एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी, केवल डब्ल्यूबीसी नहीं है, केवल डब्ल्यूबीसी काम नहीं करती है, डब्ल्यूबीसी के साथ में एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी जो रहती है वो काम करती है, जो प्लाज्मा के अंदर होती है। प्लाज्मा डोनेट किया जाता है ना, वो प्लाज्मा डोनेट इसीलिए किया जाता है। जैसे कोरोना में प्लाज्मा थेरेपी हुई, उसमें डब्ल्यूबीसी आरबी का कोई रोल नहीं रहा, उसमें किसका रोल रहा, उसमें रहा एंटीबॉडीज का रोल। वो एंटीबॉडी क्या करती है भैया, जब ब्लड पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि भैया जो एंटीबॉडी है ना, एक होता है एंटीबॉडी और एक होता है एंटीजन। दो चीज होती है ब्लड के अंदर, है ना। एक होता है एंटीजन ए बी और ओ, ये एंटीजन होते हैं, ये ग्रुप नहीं होते हैं। कभी भी किसी डॉक्टर, कोई डॉक्टर की अगर बात करेंगे तो वो ब्लड ग्रुप आपके सामने बोलेगा, वो अंदर मेडिकल जो अपना उनका जो स्टाफ है उसके साथ में ब्लड ग्रुप की बात नहीं करेगा, वो क्या बात करेगा, एंटीजन चाहिए भैया, क्या चाहिए, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए बी, एंटीजन ओ। आई बात समझ में, ये बोलता है वो, ब्लड ग्रुप की बात नहीं। हम बोलते हैं उसको तो कि हमारा ब्लड ग्रुप ये, फलाना ग्रुप ये, ढिमका ग्रुप ये होता है। और इनका साथ देती है एंटीबॉडी, ब्लड के अंदर एंटीबॉडी भी होती है और एंटीजन भी होता है। अब क्या होता है भैया कि ये एंटीबॉडी इस डब्ल्यूबीसी की हेल्प करती है भैया, किस चीज में, किसी बाहरी रोग को। देखो कोई सा भी रोग हो, बैक्टीरिया, वायरस या XYZ, कोई सा भी रोग हो हमारे शरीर में, जब कोई बाहरी तत्व प्रवेश करता है तो अगर वो पहले से ही पहचान है, पहले से ही पहचान है भैया कि पहचानता है कि ये अपना दुश्मन है, तो उसको खत्म कर देगी, लड़ने में मदद करेगी। लेकिन पहचान नहीं है, जैसे कोरोना पहली बार आया था तो भैया हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडी नहीं थी, हमारे शरीर में उसकी एंटीबॉडी थी नहीं भैया, क्योंकि वो कौन सी बीमारी है, उसका डीएनए कैसा है, उसका आरएनए, मतलब जो वायरस होते हैं, समझना जरा अब एक पिक्चर और थोड़ी सी समझ लो। यहाँ पे हम थोड़ा इस चीज से हटके एक तरफ की बात कर रहे हैं। जो वायरस वगैरह होते हैं, वायरस की ही बात करूंगा मैं यहाँ, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं होता जो भैया क्या होता है, इनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, इनके अंदर डीएनए नहीं पाया जाता। इनके जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो आरएनए के अंदर होते हैं। वो किसके अंदर होते हैं भैया, आरएनए के अंदर होते हैं, है ना। इसीलिए वायरस जो है बहुत ही जल्दी अपना स्ट्रेन बदलते हैं। क्यों, क्योंकि पूर्णतः अगले वायरस में, अगली पीढ़ी में कभी भी इनकी पूरी इंफॉर्मेशन अगली पीढ़ी में नहीं जाती है। जैसे हम भैया, हमारी जो संतान जन्म लेगी तो वो हमारे जैसी ही होगी, क्योंकि हमारे डीएनए में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है और वो अगली पीढ़ी में जाती है। डीएनए जीन के तहत जाती है कि नहीं जाती है, हमने पढ़ा है भैया। लेकिन वायरस जो होते हैं उनमें आरएनए में आनुवांशिक लक्षण होता है,
अनुवांशिक गुण किसमें होता है भैया, उनके अंदर आरएनए में होता है। तो पूरी तरीके से क्या नहीं करता भैया, ट्रांसफर नहीं करते इंफॉर्मेशन। इसीलिए जो नए नए स्ट्रेन आते हैं वो कमजोर होते जाते हैं और स्ट्रेन अलग अलग होते जाते हैं। आई बात समझ में? तो अब पिक्चर ये है कि भैया जब ये पहली बार ये कोरोना, मान लो कि पहली बार मेरी बॉडी है, मेरा शरीर है, पहली बार मेरे अंदर आया, तो मेरे अंदर आया तो भैया मेरी WBC या WBC, इसमें टी लिम्फ, टी सेल, टी लिम्फ, बी लिम्फ इसके साथ में होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इस WBC को शरीर का आंतरिक सैनिक भी कहा जाता है ना, इंटरनल सिक्योरिटी भी कहा जाता है इसको। क्यों? अब इसका साथ देती है भैया एंटीबॉडी ए और बी, है ना। कौन साथ देता है इसका? एंटीबॉडी। अब इनको पहचान ही नहीं होती है इस व्यक्ति की, इसको पहचाना ही नहीं कि भैया ये अपना साथी है कि अपना दुश्मन है। तो पहली बार जब ये शरीर में प्रवेश करेगा तो इसकी आव भगत होगी। अब ये है भैया, अगर स्ट्रॉन्ग है, जैसे इसका रंग दिखाएगा ये, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हेवी हो जाएगा तब तो इसके ऊपर, एंटीबॉडी के ऊपर क्या हो जाएगा? हेवी हो जाएगा। आई बात समझ में? और अगर ये कमजोर है कोई सा, तब तो हमारे WBC और एंटीबॉडी मिलकर इसका सफाया कर देंगे। आई बात समझ में? अब ये भैया शुरू में आया, बहुत खतरनाक वायरस था, ताकतवर। शुरू में कितने को खतरनाक बीमार हुए थे लोग, हुए थे नहीं हुए? क्योंकि भैया उसकी पहचान ही नहीं थी, हमारी एंटीबॉडी ने पहचाना ही नहीं उसको कि भैया क्या पिक्चर है ये। इसीलिए वैक्सीन लगाई गई, और वैक्सीन लगाई गई, जैसे हमको रेबीज का टीका लगता है, टिटनेस का टीका लगता है, हमको जितने भी टीके लगते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भैया जो वायरस है उसी वायरस का स्ट्रेन डाला जाता है, कमजोर करके। अब कमजोर है भैया, बच्चा गया, मान लो कि कोई भैया कमजोर गया और वो गया तो आओ भगत करी भैया हमारी एंटीबॉडी ने आओ भगत करी, वो उसका रंग दिखाने लगे, अच्छा बेटा जमीन में से तो उग गया नहीं, हमारा शरीर के नुकसान पहुंचाना, तो उसको क्या कर देंगे, हमारी एंटीबॉडी नष्ट कर देगी। तभी हमको कोई वैक्सीन लगती है तो हमको थोड़ी बहुत बुखार वगैरह आती है कि नहीं आती है ना। फिर अब अगली बार, अब वो पहचान गई, एंटीबॉडी ने क्या कर ली, उस चीज की पहचान कर ली कि अब अगर ये आएगा अगली बार, कभी भी आएगा, तो इसका क्या करना है, अपने को सफाया करना है। अरे भैया एक बार में तुम दुश्मन को पहचान लो, दूसरी बार तुम्हारे घर में घुसने दोगे क्या? उसको नहीं घुसने दोगे ना। तो इसीलिए वैक्सीन लगाई जाती है, और फिर अगली बार एंटीबॉडी क्या कर देती है, उसको नष्ट कर देती है भैया। कोई अगर बीमारी होती है तो रेबीज फैलते हुए देखी क्या आपने अभी तक, है ना। दूसरी बीमारियां फैलती हुई, हैजे के टीके लग गए, हैजा फैलते देखा क्या अभी तक? नहीं फैलते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनकी वैक्सीन ऑलरेडी, हम भैया पैदा होते से ही वैक्सीन लगने लग जाती है। पोलियो की दवाई लेते नहीं लेते अपन, तो ये वैक्सीन है एक प्रकार की। ये क्या है भैया कि उसी वायरस को हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, ताकि हमारी एंटीबॉडी और वगैरह ये क्या करती है भैया, उसको भांप ले, उसको पहचान ले कि भैया ये हमारा दोस्त नहीं, ये क्या है, दुश्मन है भैया। तो ये जब भी शरीर के अंदर आया, क्या कर दिया जाएगा, इसको नष्ट कर दिया जाए। आई पिक्चर समझ में कि नहीं? हो गया क्लियर ये पिक्चर? तो कैसे भैया हम कोई वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट कैसे करता है, ये पिक्चर समझ में आ गई। और उसमें लाइसोसोम का कैसा हाथ रहता है वो समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत है? पिक्चर समझ में आ गई पूरी? चलो भैया आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको एक नाम से और जाना जाता है, देखो लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली तो कहा ही जाता है, इसे डाइजेशन बैग भी कहा जाता है, पाचन थैली के नाम से भी जाना जाता है ना, याद रखना। कोशिका की पाचन थैली डाइजेशन बैग के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखना। कभी क्वेश्चन आ जाए भैया कि पाचन थैली, कोशिका की पाचन थैली किसे कहा जाता है, ओ भाई साहब हमने पढ़े तो आत्महत्या की थैली, या कहाँ चीज है ये डाइजेशन बैग। तो 100% लाइसोसोम में लगाएंगे हम, फिर दूसरी चीज लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्या करना है भैया, याद रखना है अपने को, है ना। पाचन थैली है, इसको डाइजेशन बैग भी कहा जाता है। पिक्चर समझ में आई कि नहीं आई? इतनी कोई दिक्कत है किसी भी प्रकार की? लिखो, लाइसोसोम में लगभग 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होते हैं लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 24 प्रकार के होते हैं लगभग कितने प्रकार के? 24। दो चार के नाम लिख लो। फास्फेटेज,
फॉस्फेटेज, लिखो क्या बोर्ड पे, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, है ना, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज, प्रोटीएज, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज, एज आ जाए मतलब एंजाइम, सीधी सी बात है ना, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सो राइबोन्यूक्लिएज, ये प्रमुख है भैया, ये क्या है, प्रमुख है। और ये सब अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखना। ये सब किस प्रकृति के होते हैं भैया, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, याद रखना। पिक्चर समझ में आ गई, कोई दिक्कत? चलो भैया आगे बात करते हैं। बढ़े आगे, अगला कोशिकांग देखें भैया, किसी को कोई दिक्कत है यहां से? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। ये याद रखना है ना, कभी क्वेश्चन आ जाए तो, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो अम्लीय प्रकृति के होते हैं भैया इसके अंदर, है ना। ये सब याद करना है अपने को, है ना। सर तुम तो असो ज्ञान दो, याद करना, यो करना है नहीं, हम हमारी जानी रहा है ना। तुम्हें क्या है, तुम्हें सिर्फ ज्ञान देना है, हमसे पूछो हमें इम्तिहान देना है कि नहीं? ऐसा आता है कि नहीं मन में? जैसे मैं कहते किससे ही बात कर रहा हूं, आता है नहीं आयुषी, मन में आता है कि नहीं? ऐसा नहीं आता? अरे झूठली, झूठ बोले, हाँ तो झूठ बोले। चलो अगले ऑर्गेनल्स की बात करते हैं भैया, अगला अंग की बात करते हैं। अगला होता है स्फीरोसोम, छोटा सा है, कोई खास नहीं, एक फैक्ट लिख लो केवल इससे, स्फीरोसोम। क्या हो गया? स्फीरोसोम याद रखो, हिंदी मत याद रखो तुम तो, हिंदी में भी स्फीरोसोम ही कहते हैं इसको, स्फीरोसोम ही बोलेंगे। लिखो स्फीरोसोम को, नहीं है ना, है क्या? कहीं भी नहीं मिलेगी ये चीजें, ये सिर्फ हमारे पास ही मिलेगी, सिर्फ पटेल सर के पास ही मिलेगी ये चीजें आप लोगों को। लिखो स्फीरोसोम को, लिखो। इन्हें पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है भैया? पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम कहा जाता है, हैं? तो ये कोशिकांग है, एक ऑर्गेनल्स है। अभी हम बात कर रहे हैं कोशिका, केवल कोशिका। अब कोशिका एक पादप कोशिका होती है, जंतु कोशिका होती है, लास्ट में समझेंगे उसको अपन। सारे ऑर्गेनल्स को पढ़ने के बाद में हम समझेंगे कि पादप कोशिका क्या होती है और जंतु कोशिका क्या होती है। बहुत अंतर होता है, जमीन और आसमान का। राहुल गांधी, मोदी जी, इतना अंतर होता है भैया। आई बात समझ में? राहुल गांधी इंटेलिजेंट व्यक्ति है, क्या समझते हो तुम उसको? मेरे को एक बात समझ में, जहाँ राहुल गांधी का नाम आता है हंसी निकल जाती है। अरे भैया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भैया पढ़े लिखे हैं वो, क्या समझते हो तुम, है ना? ऐसा नहीं है भैया, है ना, बहुत व्यवस्थित व्यक्ति है, पढ़ा लिखा। बस ये है कि जो वक्ता होते हैं वो वक्ता का गुण नहीं है बस उनमें, सीधी सी बात, बोल नहीं सकते हैं। बाकी यूं तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, इसीलिए। हाँ अब तो बोलने भी सीख गए हैं अब तो, है ना।
भैया फैन है अपन तो उस व्यक्ति का, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, अपन हर व्यक्ति के फैन है वैसे तो। चलो लिख लिया भैया, ये लाइन लिख ली कि स्फीरोसोम जो है पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम। अब सीधी सी बात है कि जब पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम कहा जाता है तो ये जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है ना, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। लिख लेना इसको। इसमें एक लाइन और लिख लेना नीचे कि वसा का संश्लेषण और संग्रहण, है ना, वसा का संश्लेषण इसके कार्य में कि ये संश्लेषण भी करते हैं और संग्रहण का काम भी करता है ना, संश्लेषण और संग्रहण का कार्य करते हैं। अब मेन वसा मतलब फैट है? क्यों नहीं रहता भैया पादप में, फैट क्यों नहीं रहता भैया? अरे भैया ऑयल कहां से आता है? ऑयल कहां से आया? अरे ऑयल जो तेल आया वो कहां से आया? सोयाबीन का तेल कहां से आया? प्लांट से आया ना, तो वो एक प्रकार की वसा ही है ना, तो फैट क्यों नहीं रहेगा भैया? सारे हर ऑर्गेनिज्म को हर तरह का पोषण चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, वसा भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए। अरे प्रोटीन नहीं होता है क्या? प्रोटीन भी होता है भैया, चने वगैरह में प्रोटीन होता है कि नहीं होता है? दालों में प्रोटीन होता है कि नहीं? तो हर प्रकार का न्यूट्रिशन, एक जीव को हर प्रकार का न्यूट्रिशन चाहिए। हर प्रकार के न्यूट्रिशन में 4 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नहीं रेशेज बोलते हैं, है ना, रेशेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार, रेशेज हालांकि कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही एक परिवर्तित है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है ना। तो वो क्या चीज हो गई भैया? ये पोषण हर जीव को चाहिए, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में? क्या हो गया है? स्फीरोसोम समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले ऑर्गेनल्स की बात करते हैं। हाँ बेटा, हाँ, ये प्लांट सेल के अंदर वही कभी कार्य करता है। हाँ, प्लांट सेल के अंदर वही काम करेगा। देखो पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम बोल रहे हैं, मतलब सीधी सी बात है कि मिलता जुलता काम होगा इसका उससे, है ना। स्फीरोसोम का काम क्या है? अपने को इतना याद रखना है कि स्फीरोसोम पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और ये उस पादप कोशिकाओं का लाइसोसोम कहलाते हैं। आगे पिक्चर समझ में क्लियर है ना? ये तो ज्यादा डीप में मत जाओ, कोई मतलब नहीं है अपना। ठीक है, चलो अगले देखो, अगला होता है तारक काय। अगला ऑर्गेनल्स होता है भैया तारक काय। तारक काय व तारक केंद्रक। तारक काय इसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। लिख लेना, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, है ना, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। कही क्यों सृष्टि? सृष्टि जयंत देशमुख, IS क्या सृष्टि है? सृष्टि, अरे सृष्टि है, हम तो सृष्टि समझाना हम तो भैया। चलो सेंट्रोसोम की अगर हम बात करें, है ना, तो सेंट्रोसोम के अंदर वैसा कुछ खास नहीं है। सेंट्रोसोम में आपको याद रखना है भैया कि सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये किस में मदद करता है भैया? कोशिका विभाजन में मदद करता है। काय में मदद करता है? कोशिका विभाजन में, है ना। या समसूत्री विभाजन बोल सकते हैं हम, समसूत्री विभाजन में इसकी मदद होती है, लगती है। माइटोसिस क्या? विभाजन मतलब एक के 2 कोशिका। हाँ,
है ना, सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, इसको बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। सेंट्रोसोम जो होता है तारक काय होता है, वो दो बेलनाकार केंद्रक से मिलकर बना होता है, मतलब एक बेलनाकार संरचना होती है कोशिकाओं के अंदर, है ना। तो वो ये काम क्या होता है इनका भैया, कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन बोल सकते हैं, माइटोसिस बोल सकते हैं, माइटोसिस करने का काम होता है इसका, मतलब, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि भैया मदद करता है ना कोशिका विभाजन में, नए ऑर्गेनल्स के निर्माण में मदद करता है। ये क्या करता है भैया, तारक काय नए ऑर्गेनल्स, नए कोशिकांग जो है उनके निर्माण में भी कार्य करता है। सेंट्रोसोम जो होता है, देखो इसी सेंट्रोसोम के अधिक कार्य करने से एक बीमारी हो जाती है भैया। क्या काम करता है, कोशिका विभाजन करता है। जब सेंट्रोसोम अत्यधिक कोशिकाओं का विभाजन करने लग जाता है तो भैया सीधी सी बात कि इनरेगुलरिटी ऑफ सेल क्या होता है भैया, कैंसर कहलाता है ना। सीधी सी बात है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है। तो ये कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है ना, कैंसर के लिए क्या होता है भैया, जिम्मेदार होता है कई प्रकार का। हाँ तो सर ये जो ब्रेन का कैंसर होता है, ब्रेन में तो कोशिका का विभाजन ही नहीं होता। इसको लाओ, इधर लाओ, इसको लाओ, इसको लेके आओ इधर जरा, और डंडा लाओ। क्यों रे देवराज, तेरे को डंडे का बोलेगा ना मैंने। 10% क्या होता है, क्या होता है 10%? इसका है, आज छोड़ रहा हूं, कल से अगर किसी ने पढ़ाने के बाद में ऐसा सवाल किया, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सही सवाल था उसका कि सर ऐसा कि ध्यान से निकल गया होगा। अगर मैंने पूछा और नहीं बताया, पढ़ा हुआ, तो यहाँ वीडियो के सामने लाके ना मारूंगा, ध्यान रखना। अब सोच लेना तुम, आई बात समझ में कि नहीं? क्या पिंटू भैया सोच पड़ी रही है, करूँगा आज से शुरू करा है, आज से शुरू करा नहीं। कलर का नाम पूछ लो। अच्छा, मैंने लूसेंट में तुमको अलग अलग कलर पढ़ने के लिए, मतलब वो पढ़ने के लिए दिए थे, वर्णक के बारे में पढ़ा, देखा भी नहीं होगा, ढूंढा भी नहीं होगा कि कहाँ है, किस पेज पे, नहीं मिले, नहीं मिले। अरे हे लूसेंट में मैंने तो याद करे थे, कहां से नहीं है? चलो ठीक है भैया, फिर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी समझो जरा। तो ये तारक का है, तारक केंद्रक जो है कोशिका विभाजन में काम करता है भैया। सेंट्रोसोम जो होता है ये सेल डिवीजन में मदद करता है, समसूत्री विभाजन में मदद करता है, या अगर ज्यादा क्या करे भैया, कोशिका विभाजन कर दे तो कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? किसी को कोई दिक्कत? अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए भैया, यूं तो नॉर्मल आता है कि भैया जो कैंसर होता है वो कोशिका अनियंत्रित कोशिका विभाजन से होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोशिका का कौन सा अंग जो है भैया कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है, तो अपने को याद रखना है सेंट्रोसोम भाई साहब, तारक काय भाई साहब जो होते हैं कि बहुत सही क्वेश्चन, बहुत सही चीज। सेंट्रोसोम जो होता है लीवर के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि उसकी रीजनरेशन की क्षमता बहुत अधिक होती है। लीवर जो होता है हमारा, हाँ रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण ही होता है ना। लीवर जो हमारा होता है, लीवर यकृत है ना, इसी को जिगर बोलते हैं। और जिगर बोलो तो यहाँ टोकिंग मत कर, तो जिगर यहाँ आइए थार में जिगर हो तो लड़ले मार से है ना। जिगर कहाँ होता है भैया? यहाँ आमाशय के साइड में होता है, इधर जिगर, तार में जिगर। अरे भैया यहाँ हृदय रहे, जिगर यहाँ रहे हैं, ठीक है। तो जिगर भैया इसकी अगर हम बात करें तो इसमें रीजनरेशन की क्षमता क्या हो गया? हाँ उर्दू शब्द है जिगर, है ना। लीवर यकृत जो है भैया, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें रीजनरेशन, पुनः निर्माण, इसकी कोशिकाओं के अंदर पुनः निर्माण की क्षमता जो होती है बहुत अधिक होती है ना, बहुत तेजी से पुनर्निर्माण कर लेता है। इसीलिए लीवर जो है आसानी से दान किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं। अगर आपका लीवर काट दिया जाए तो भैया वो वापस रीजनरेट हो जाएगा। इसीलिए लीवर में कैंसर बहुत जल्दी होता है। लीवर में क्या होता है भैया? कैंसर बहुत जल्दी होता है। बहुत समस्या वाला काम है भैया। किसी भी पॉजिटिव चीज के कहीं ना कहीं नेगेटिव पहलू होते हैं, ठीक है। तो लीवर यकृत जिगर जो है, और सबसे कम रीजनरेशन वाला कौन सा है भैया? हमारा मस्तिष्क है। ये भैया रीजनरेट ही नहीं होता है। अभी कल दिन में 11 साढ़े 11 बजे के समय में मेरी आंटी का मतलब गिर गई गाड़ी में से। इसीलिए आप लोगों को बोलता हूं फास्ट मत कीजिए, भगवान ने नहीं बोला फास्ट करो,
है ना। फास्ट था, गाड़ी पे आ रहे थे कलमा शादी में और गिर गई गाड़ी पे से गिर गई तो सिर में लगी और कहीं नहीं लगा। 3 घंटे तक ब्लड बंद नहीं हुआ नाक और मुंह से और कान से, तीनों जगह से। अभी आईसीयू में है, मतलब बहुत गंभीर स्थिति है ना। तो अपने आप को भैया सुरक्षित रखो। अरे भैया भगवान ने ये नहीं बोला तुमको कि फास्ट करो, ऐसे भी काय के उपास करना कि भैया जिससे चक्कर ही आ जाए तुमको गाड़ी पे चलते चलते, है कि नहीं? गलत चीज नहीं करना चाहिए। अगर नहीं सद रहा है तो मत करो, पेट भर के खाओ। देखो आप भूखे रहोगे और भगवान की भक्ति करोगे तो आपका मन भूख पे जाएगा, पेट पे जाएगा। अरे यार भूख लग रही। और जब पेट भर लिया अच्छे और फिर भगवान की भक्ति करो, देखा भगवान की भक्ति करने में मजा नहीं आए। सीधी सी बात है, मन कहीं भटकेगा ही नहीं भैया। जब पेट भरा हुआ तो तुम्हारे सामने भले कितने गुलाब जामुन रख दे, नहीं खाओगे तुम। और कितने मजे आते हैं सुंदरकांड में, आते कि नहीं आते? खाना वाना खा के बैठते हैं, मस्त दाल बाटी खाते हैं, 2-2 3-3 फंसाते हैं और फिर भैया उसको पचाने का काम करते हैं सुंदरकांड में। तो भैया भगवान ने मना थोड़ी ना किया है कि तुम खाना मत खाओ भैया। ये तो हमारे उनने शुरू की। कौन है वो? समाज से। अरे वो नहीं, स्वामी विवेकानंद। फास्ट इसलिए अच्छा रहता है भैया कि हमारा शरीर जो है, अगर फास्ट इसलिए अच्छा रहता है, फास्ट करो लेकिन लिमिट में, कि कुछ थोड़ा बहुत खाओ फास्ट में। फास्ट का मतलब होता है भैया हमारे शरीर के, हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा सा आराम देना, है ना। एक कारण ये भी है फास्ट करने का। एक कारण और, उनने जब हमारे देश में 1947 के बाद में गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, खाने को अनाज नहीं था। नहीं, शास्त्री जी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री थे क्या? हाँ, शास्त्री जी ने भैया एक दिन के उपवास की वो की थी, मांग की थी कि भैया एक दिन अगर आप अनाज नहीं खाओगे तो पूरे भारत में कितना अनाज बचेगा। तो इसलिए भैया इसकी पहल की गई थी। आई बात समझ में आप लोगों को? तो फास्ट रखने का, अपने शरीर को तकलीफ मत दो भैया जबरदस्ती, कुछ नहीं होता। भगवान अगर मन से तुम्हारा मन साफ है तो भगवान, और आजकल किसी का भी मन साफ नहीं है, इसीलिए भगवान सुनता भी नहीं है, सीधी सी बात है ना। अरे भाई कर्म कांड, आजकल कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके कर्म कांड अच्छा हो, कहीं ना कहीं तो गलत कांड है ही, करता ही है, भले कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा भगत हो भैया वो। आगे बात समझ में? बड़े यहाँ वो आ गए। तो अपन बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो बहुत समस्याएं वाली चीज है। जैसे महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या होती है चक्कर वक्कर आना, ये वो होना। मत करो फास्ट नहीं सदे तो। खास करके मैडम आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं, क्या मतलब उपास करने से जब नहीं सदे तो? मेरी मम्मी नीरकट सोमवार करती है भैया, वो संकट सोमवार करती है, 1000 बार हाथ जोड़ लिए कि देवी मत करो मत करो मत करो, फिर भी नहीं सुने। अभी वो आंटी जी है, अरे तू चली जा, नाच मिटे, यूं ही क्यों बंद मारे? तो मारा मत सिखा, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई है ही नहीं भैया, है कि नहीं? वो तो बस यूं छोड़, कुछ बोल ही नहीं सकते। मेरे पिताजी ने आज तक भैया फास्ट नहीं किया, और ना मैं फास्ट करता हूँ, बहुत कम, ना के बराबर। जन्माष्टमी वगैरह पहले करता था, तो अब वो भी नहीं करता हूँ। फास्ट करने से भगवान की भक्ति करनी है तो यूं करो भैया, पेट भर के, है ना। एक किस्सा है, मेरी दादी जी, मेरे को याद नहीं है वो, एक किस्सा है, सुना देता हूँ मैं आप लोग। केणी कहता था नहीं पहला, केणी आप लोगों को वार्ता वो समझते हो? तो हमारे केणी बोलते थे। तो हमारी परदादी जो है केणी सुनाती थी हमारे, केणी जो कहानी सुनाती है ना दादी वगैरह, उसको केणी बोलते हैं। तो क्या था भैया कि एक राजा था, वो राजा जो था भैया क्या करता था, भगवान के अपना मतलब वो अत्याचार करता था इनके ऊपर, उसकी जनता के ऊपर, भगवान की भक्ति नहीं करने देता था। तो एक लड़का था उसमें, है ना, एक जिसको ग्वाड़ बोलते हैं ना, कि जो गाय ढोल चराता था, वो भैया वो भगवान को बहुत मानता था, और भैया पूजा पाठ भी करता था। तो बड़े बड़े लोग पूजा पाठ करते थे, छोटे लोगों को पूजा पाठ करने का ऐसा नहीं कहा था। तो भैया क्या हुआ कि वो मंदिर में उसको जाने की अनुमति नहीं थी, उसका नाम मना था, मना, है ना। तो उसको भैया मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी, और मंदिर में जाता भी था तो एक तरफ बैठता था भैया वो। अब वो इतना बड़ा भगत था भैया, ऐसा कहा जाता है, कहानी सुनी है मैंने, वो इतना बड़ा भगत था भैया कि वो एक बार क्या लेके आया, नई मोजड़ी लेके आया। पहले मोजड़ियां चलती थी, अब भैया बड़ी मुश्किल से मोजड़ी लेके आया वो, चढ़ चढ़ चू चू बोलने वाली, जो अरे पुराने जमाने में जो होती थी कि मोजड़ियां होती थी, वो मोजड़ी लेके आया। हाँ भैया, अब वो मोजड़ी लेके आया, वो भगवान का मंदिर बना हुआ, उस मंदिर में वो भजन कर रहा है पीछे एक तरफ बैठ के। अब वो भजन कर रहा है भैया, उसका ध्यान बार बार मोजड़ी के ऊपर जा रहा है,
कहाँ जा रहा है उसका ध्यान बार बार मोजड़ी के ऊपर जा रहा है कि यार हमारी मोजड़ी कोई नहीं चुराई ले जाए, भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा सही से। और था बहुत बड़ा भगत, उठा एक गमछे में मोजड़ी लपेटे और कमर से मांगी और फिर भजन करने लगा हो। तो भैया उसके आसपास जो बड़े बड़े पंडित महाराज और ये बैठे थे, ये क्या कर रहा है तू, ये जूते चप्पल लेके भगवान की भक्ति कर रहा है, भगा दिया उसको मंदिर से। वो मंदिर के पीछे जाके बैठ के भजन करने लग गया भैया। और भगवान की भक्ति उसने इतनी खतरनाक की कि वो मंदिर का दरवाजा घूम के उसकी तरफ हो गया, वो सब पीछे हो गए और वो उनके सामने आ गए भगवान। आई बात समझ में? तो इससे क्या निकलता है, ऐसे कई किस्से हैं, इससे क्या निकलता है भैया, भगवान की भक्ति करो, मन से करो, दिखावा मत करो। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आते हैं साइंस पे। ये तो हो गई भगवान की बात, ठीक है क्या हो भैया, बना देना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम का काम समझ में आ गया भैया आपको? क्या? हाँ, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर एक ही चीज है। मस्तिष्क के कैंसर को हम ट्यूमर बोल देते हैं, गठान, मतलब सीधी सी बात। और वो होती गैलियल सेल के बढ़ने के कारण, क्योंकि तंत्रिका कोशिकाएं तो भैया बढ़ती नहीं है, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं बढ़ती, तो सीधी सी बात है भैया वो कैंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैंसर की परिभाषा ही क्या है, कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि। तो हमारे मस्तिष्क में जो गैलियल सेल जो होती है, वो सेल क्या होती है भैया, जब उनके अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है तो गठान हो जाती है। और हाँ, एक समस्या और रक्त का थक्का, वो सिस्टम अलग हो जाता है। रक्त का क्या भैया कि मान लो कहीं चोट लग गई और नस फट गई और उसके बाहर खून आ गया। अब वो बाहर वहां तो आ गया स्किन के नीचे तो, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। इसलिए कभी भी मस्तिष्क में लगे तो तुरंत उसकी जांच करवा लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मस्तिष्क की नसें होती है बहुत कमजोर होती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अंदर ही अंदर नस फट गई और खून जम रहा हो, क्योंकि वो समस्या बहुत खतरनाक समस्या होती है, वो सही भी नहीं होती है फिर बाद में, है ना। उसमें अब मस्तिष्क का ऑपरेशन करना मतलब सीधी सी बात है भैया, मस्तिष्क का ऑपरेशन, पैरालिसिस हो सकता है। मान लो कि ऑपरेशन करने में कहीं दूसरी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं जो हो गई भैया कट मिल गई या मृत हो गई, डेड हो गई, तो भैया पूरा शरीर हमारा उससे हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए मस्तिष्क का ऑपरेशन जो होता है तो वो बहुत मतलब ध्यान से उसको ना बहुत सिस्टमेटिक तरीके से किया जाता है, तो ऐसे ही नहीं कर सकता। आई बात समझ में आप लोगों को? तो वो रक्त का थक्का जम जाता है भैया, तो वो कोशिकाएं डेड हो जाती है, बाहर आके भैया खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और वो पूरा जम जाता है भैया। वो कैंसर नहीं है ना, वो ट्यूमर का रूप वो जरूर जोड़ी कि वो ले ट्यूमर का रूप, ऐसा नहीं है, वो ट्यूमर का रूप नहीं लेता है। ट्यूमर अलग चीज हो गई, गठान बनना उसको ट्यूमर बोलते हैं अपन। आगे पिक्चर समझ में आगे बढ़े भैया अपन। चलो अब अपन बात करते हैं भैया, हमारे जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर एक संरचना और पाई जाती है भैया, वो होती है रसधानी। क्या होती है? रसधानी, वैक्यूल्स। किसने की थी? डी बोवरी ने, उसका नाम डी बोवरी है, लिख लेना। सेंट्रोसोम की खोज बोवरी ने की थी, है ना, ठीक है। रसधानी, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स, रसधानी या वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो रसधानी वैक्यूल्स जो है हमारे कोशिका के अंदर, हमारे शरीर की या कोशिकाओं के अंदर भैया ये पानी का संचरण करके रखती है। पानी और अलग अलग प्रकार के एंजाइम या रसों का क्या करती है भैया? संग्रहण करके रखती है। एक थैलीनुमा संरचना होती है कोशिका के अंदर, थैलीनुमा संरचना, और इसके अंदर क्या होता है भैया? एंजाइम्स, रस, कोशिकीय रस या सेल्यूलर जूस इसके अंदर भरा होता है, या पानी भरा होता है भैया। क्या भरा होता है? पानी या कोशिकीय रस भरा होता है भैया, जूस भरा होता है इसके अंदर। देखो हमारे शरीर में पानी का स्टोरेज, पिया पानी पी लेते हैं अपन तो कितने प्रतिशत पानी है हमारे शरीर के अंदर? 60 से 65% पानी है हमारे शरीर के अंदर। तो यहां तक भरा होता है, वो यहां तक भरा होता है ना, इसीलिए कभी उल्टा नहीं होना चाहिए, पानी निकल जाएगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है भैया। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की हर कोशिकाओं में एक बंद थैली के अंदर वो पानी भरा होता है ना, हर कोशिका के अंदर, है ना। जो जितनी भी हमारी कोशिकाएं हैं सबके अंदर क्या पाई जाती है? रसधानी पाई जाती है, वैक्यूल्स पाई जाती है। तो भैया इनके अंदर क्या होता है भैया? पानी होता है, रस होता है, एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है, जो मतलब कोशिका के जो पानी की जो नीड है उसको पूरा करते हैं, या अन्य एंजाइम्स या अन्य रस के क्या करते हैं भैया? नीड को पूरा करते हैं। अब इसकी अगर हम बात करें तो मुकाबला अगर हम बात करें तो जो
जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिकाओं में इनकी संरचना क्या होती है, छोटी होती है। किसकी तुलना में भैया, पादप कोशिकाओं की तुलना में। पादप कोशिका की तुलना में भैया ये छोटी और इसमें क्या होती है, बड़ी पाई जाती है और अधिक मात्रा में। समझना जरा, पादप कोशिकाओं में वैक्यूल्स या राजधानी की बात करें तो बड़ी और अधिक मात्रा में पाई जाती है, और छोटी ये क्या होती है भैया, जंतु कोशिका में क्या पाई जाती है भैया, कम और छोटी मात्रा में पाई जाती है। राहुल सर, हाँ सर क्लास ले रहा हूं, आ जाओ क्लास में। अच्छा क्लास ले रहे हो? हाँ। कितने बजे तक फ्री होगे? बस 10 मिनट में। 10 मिनट में? हाँ। अच्छा तो कहाँ मिलोगा? जहाँ आप बोल दो वहाँ। अच्छा तो चलो हम लगाऊं 10 मिनट में फिर। ठीक सर। हाँ राहुल सर आज सुबह आए छुट्टी पे, है ना। तो जंतु कोशिका, पादप कोशिकाओं में अगर राजधानी वैक्यूल्स की बात करें हम तो छोटी और बड़ी भैया, है ना। अब ऐसा क्यों, भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों दिया, क्या हुआ, भगवान ने ऐसा सिस्टम क्यों दिया भैया? हाँ, क्योंकि भैया जंतु जो हैं वो पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए भैया पानी के पास जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं भैया। आई बात समझ में? हम पानी पीना, मारे 30 लागे भैया तो हमारे से पानी मांगी लो कि नहीं मांगी लो, मांग लेने। तो भैया इसीलिए जंतु कोशिका में भगवान ने सब चीजों का बैलेंस बना के रखा कि किसी चीज को अगर किसी को आवश्यकता नहीं है तो उसको नहीं दी भैया। वो जैसे इनको आवश्यकता नहीं है दिमाग की तो दिमाग नहीं दिया भैया, सुंदरता दे दी। अपने को सुंदरता की आवश्यकता नहीं, अपने को दिमाग की आवश्यकता थी, दिमाग दे दिया भैया। आई बात समझ में नहीं आई? तो भैया वही सिस्टम होता है यहाँ पे, है ठीक है। तो भैया वैसे ही सिस्टम है कि भैया पादप कोशिकाओं को पानी की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि एक ही जगह रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं भैया ये। और ये भैया चल सकते हैं, एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, पानी की आवश्यकता हो तो पानी पी सकते हैं, मांग सकते हैं भैया। ये मान लो कि मेरे को पानी की प्यास लगी, मैं मांग लूंगा। अब ऐसा तो है नहीं, एक दिन आयुषी जा रही थी इधर से, इसको पकड़ लिया वो पीपल के पेड़ में, लाई बाटल पानी पी जा मारे, तो ये बेहोश हो गई थी वहां पे। क्या कोई प्लांट पानी मांग सकता है क्या ऐसे? आयुषी से मांग सकता है केवल, बाकी और किसी से नहीं मांग सकता भैया, है ना। आई बात समझना। इसलिए भैया जंतु कोशिकाओं में छोटी और कम मात्रा में और पादप कोशिकाओं में बड़ी और अधिक मात्रा में पाई जाती है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? पादपों में भैया एडोप्टेशन के हिसाब से होता है कि अगर हम बात करें तो जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में जड़ें जो होती है वो बहुत अधिक गहरी होती है क्योंकि पानी की आवश्यकता, मतलब पानी की कमी होती है वहां पे। अब पानी की कमी कम होती है भैया तो सीधी सी बात भैया वहां पे क्या होगा, कांटे वाले पेड़, अधिक कांटे, पत्तियां जो है कांटे में परिवर्तित है पानी को बचाने के लिए। वो टॉपिक अलग हो गया। यहाँ राजधानी की बात कर रहे हैं अपन। पिक्चर समझ में आ गई, वैक्यूल समझ में आ गई, राजधानी समझ में आ गई भैया। किसी को कोई दिक्कत है? अरे समझ में आया कि नहीं आया? लिखो, इसे कोशिका की अचल संपत्ति के नाम से जाना जाता है। सॉरी माफी चाहता हूं, इसे नहीं कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड को, यहाँ एक फैक्ट है वो बाद में लिख लेना, चलो इस बाद में लिख लेना फैक्ट, गलत बोल दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। ये राजधानी के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर इतना ही है, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी के ऑर्गेनल से कल अपन कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद में फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है।